चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई एक्सरसाइज, इसका नाम है 8.2। तो इसके पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, पहले हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जिसके पॉइंट हैं ए बी एंड सी, और ये राइट एंगल है बी पॉइंट पर। अब यहाँ जो ए पॉइंट है, इस पर जो एंगल हमने फॉर्म करा है वो है 30 डिग्री का। देखिए, इसको आपको मैं बता भी देता हूँ कि क्यों है ये 30 डिग्री। हम इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से चेक भी कर लेंगे। तो देखिए, इसको यहाँ रखते हैं और अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये एग्जैक्ट कितने डिग्री का है। तो ये देखिए, हमने 30 डिग्री का बनाया है। इसका मतलब अभी जो हम ट्राइंगल बनाते थे उसमें हम यहाँ थीटा लिखते थे, थीटा के प्लेस पे मैंने यहाँ पे लिखा है 30। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब हम यहाँ से इसकी साइड मेजर करेंगे। तो सबसे पहले जो हाइपोटेनियस है वो देखिए, वो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, और अगर मैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर मेजर करूं तो कुछ इस तरीके से हम देखेंगे। देखिए, तो ये देखिए, ये है 3.5, ये 3 और 4 के बिल्कुल सेंटर में है। तो हम लिख सकते हैं जो BC है वो होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं साइन थीटा। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने जो बनाई है वो है BC और हाइपोटेनियस है AC, और BC की वैल्यू है 3.5, AC की वैल्यू है 7। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 70 बन जाएगा, और 35 का ये होता है डबल। तो हमारा आंसर आया 1/2। और ये जो थीटा था ये हमने क्या लिया था, ये हमने लिया था 30 डिग्री। इसका मतलब 30 डिग्री पे जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो है वो कितना आया है, 1/2 आया है। अब ये किसी एक ट्राइंगल के लिए नहीं है। अगर हम कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें और उसका थीटा अगर 30 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशो है वो हमें मिलेगा 1/2। इसलिए हम बोलते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो अभी आज जो हम इस वीडियो में काम करने वाले हैं उसमें हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे, कुछ फिक्स थीटा पे हम रेशोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया 30 डिग्री पे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 है। ऐसे ही हम कॉस थीटा, टेन थीटा, सारे रेशोज की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे, पर्टिकुलर थीटा की वैल्यूज पे हम उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है। तो देखिए, ये तो एक हमने सिंपल सा प्रैक्टिकल करके देखा। अगर आप ट्राइंगल बड़ा कर देंगे तो भी रेशो 1/2 ही आएगा, यही इसमें स्पेशल बात है। तो अब हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, साइन 30 हमेशा 1/2 ही क्यों होता है, कभी इसकी वैल्यू 1/3 क्यों नहीं होती। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रैक्टिकल से आप समझ गए होंगे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 1/2, और ये हमेशा 1/2 रहेगी। जब भी साइन 30 डिग्री हम लिखेंगे तो हमारा आंसर होगा 1/2। अब हम कुछ पर्टिकुलर थीटा की वैल्यूज पे सारे रेशोज की वैल्यू निकालना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ एक और ट्राइंगल ड्रॉ हम करते हैं। और इस ट्राइंगल में हमने इसको इस तरीके से बनाया है। सपोज ये एंगल A है, ये B है और ये वाला C है। तो राइट एंगल ये कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे B पॉइंट पर। और ये दोनों साइड हमने सेम बनाई है, मतलब जितना लेंथ AB का होगा उतना ही लेंथ BC का होगा। AB इज इक्वल्स टू BC। ऐसा करने से क्या होगा, अभी हमने एक क्वेश्चन भी करा था बीच में, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसा हमने पढ़ा था। तो देखिए, ये जो B वाला एंगल है ये तो 90 डिग्री का हो गया। अब ये जो बचे हुए दो एंगल हैं इन दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि टोटल ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो दो बचे हुए हैं वो कितने डिग्री के होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये 45 और 45 डिग्री के होंगे। ये हम जनरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें AB इज इक्वल्स टू BC होगा, परपेंडिकुलर और बेस अगर इक्वल होंगे
तो उस टाइम पे जो थीटा होगा वो दोनों पॉइंट पे कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। इस बेसिस पे हम कुछ रेशोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, जब थीटा हमारे पास है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब अभी तक जो हम यहाँ पे जनरल एंगल फॉर्म करते थे, थीटा लिख देते थे या ए लिखते थे, अब उसकी वैल्यू हमने कितनी बनाई है, 45 बनाई है। और इसकी साइड्स हमें पता नहीं है, इस ट्रायंगल की साइड कुछ भी हो सकती है। तो देखिए अगर साइड मुझे पता नहीं है तो इस ए बी को मैं एक्स बना देता हूं, और अभी हमने बोला है कि ए बी और बी सी सेम है, तो ये वाली साइड भी फिर क्या होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए। तो यहाँ ए बी भी एक्स बनाया और बी सी भी एक्स बना दिया। देखिए लिख लेते हैं इस बात को, लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू एक्स, ये हमने एजम्पशन बनाई। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ रेशोज लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखिए क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये भी हमने 8.1 में खूब करा है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनियस कौन सा है, हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन सा है तो बोलेंगे बी सी स्क्वायर, और बेस कौन सा है तो बोलेंगे ए बी स्क्वायर। चलिए अब वैल्यूज तो है नहीं, तो हमने जो एजम्पशन बनाई है वही प्लेस करते हैं। बी सी के प्लेस पे एक्स स्क्वायर और ए बी के प्लेस पे भी एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है तो हम बोलेंगे ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। अब यहां से ए सी लिखते हैं तो हर बार की तरह यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, और 2x स्क्वायर पे जब रूट लगाएंगे तो x का तो स्क्वायर ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा और 2 जो है रूट में बच जाएगा। हम इसको बोल सकते हैं, पहले हम नंबर लिखेंगे √2 और फिर यहाँ लिख सकते हैं x। तो जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो आई है √2x। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये √2x होगा, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अब मेरे पास यहाँ तीनों साइड हैं, तो ये जो a वाला पॉइंट है इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए जो परपेंडिकुलर है वो हमने बनाया है BC, और उसकी वैल्यू कितनी है तो हम बोलेंगे x। AB जो है वो बेस है, यहाँ लिखते हैं बेस, और ये कितना है AB, इसकी वैल्यू भी x होगी। और जो हाइपोटेनियस हमने बनाया है AC, इसकी वैल्यू जो है अभी हमने फाइंड करी है, तो इसको हम बोल सकते हैं √2 टाइम्स x। ऐसा करने से क्या होगा, अब मैं सारे रेशोज फाइंड कर सकता हूं। देखिए जब हम A एंगल की बात कर रहे हैं तो ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो अब मैं यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 45 लिखूंगा और सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन थीटा फाइंड करते हैं। तो देखिए साइन थीटा हम यहाँ लिखते हैं, और साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती थी, P/H। अब देखिए यहाँ साइन थीटा के प्लेस पे हम 45 लिख सकते हैं, और 45 पे परपेंडिकुलर कितना है तो हम बोलेंगे, देखिए परपेंडिकुलर BC जिसकी वैल्यू है x, और हाइपोटेनियस जो है यहाँ AC नहीं लिख के हम यहाँ हाइपोटेनियस लिख देते हैं। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी, √2x, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/√2। इस तरीके से हमने प्रूफ करा कि साइन 45 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/√2 होगी। अभी आज जो हम ये काम कर रहे हैं ये हम थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट कर रहे हैं कि भाई फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं तो ये कहाँ से आया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही क्यों होती है, ये यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आता है तो फिर हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें ये सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे। तो सबसे पहली जो वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करी है वो कौन सी है, साइन 45, और उसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/√2। क्या हम और भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ साइन 45 के बाद जो सेकेंड रेशो हमारा है हम लिख सकते हैं cos 45। अब cos 45 की डेफिनेशन लगा दीजिए, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस देखिए अभी x था और हाइपोटेनियस √2x है, तो फिर ये कैंसिल आउट होगा और फिर हमें 1/√2 मिल जाएगा।
इसके बाद एक और हम यहाँ देख लेते हैं थर्ड, जिसको हम बोल सकते हैं 1045। तो यहाँ पे थर्ड लिख लेते हैं। और 1045 क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसकी डेफिनेशन P अपॉन बी लगानी पड़ेगी, और परपेंडिकुलर भी एक से और बेस भी एक से, ये तो दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट होके 1 अपॉन 1 बन जाएगा, या हम इसको सिंपल 1 भी बोल सकते हैं। अब बाकी जो तीन वैल्यू हैं कोसेक 45, सेक 45 और कॉट 45, वो तो इन्हीं के रेसिप्रोकल करके बन जाएंगी। तो अगर हम केवल साइन थीटा कॉस थीटा भी फाइंड कर लें तो हम सारे रेशोज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा भी जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इस बात को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि मुझे टेन थीटा फाइंड करना है तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कर देंगे तो वो टेन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा का रेशो आपको याद होगा, तो ये P अपॉन H होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये P अपॉन बी बन जाएगा, जो किसकी डेफिनेशन होती है, तो हम बोलेंगे टेन थीटा की होती है। इसलिए टेन थीटा की अलग से वैल्यूज हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो ये हमें वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो मेनली हमें दो वैल्यू चाहिए, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। जब ये दोनों हमारे पास आ जाएंगी तो हम सारे रेशोज 1 बाय 1 फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि 45 डिग्री पे हम कैसे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली हम 30 और 60 का भी सीख सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि 30 और 60 पे वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, जो सेकेंड केस हम बनाते हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 30 और 60 का हम एक साथ भी सीख सकते हैं, क्योंकि एक ही ट्राइंगल से हमारे दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो इस बार मैं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना के यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब जिसमें तीनों साइड सेम होती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करा। अब इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, नेमिंग करते हैं, ये हो गया ए बी सी, और परपेंडिकुलर जहां हमने बनाया वो पॉइंट था डी। तो ये 90 डिग्री वाला इसमें ट्राइंगल हमने बना लिया। अब देखिए, जो इसकी साइड है उसकी नेमिंग कुछ इस तरीके से करते हैं। जो कंप्लीट साइड है उसको मैं 2A बना देता हूं। ऐसा करने से क्या होगा कि पार्टीशन हमें इजी होगा। यहाँ हम ये जो पहला पार्ट है BD, इसको भी A बोल देंगे और इसको भी A बोल देंगे, तो टोटल 2A हो जाएगा। अगर हम यहाँ A लेते तो फिर A/2 करना पड़ता है, इसलिए हमने 2A बनाया, तो ये A और A बन जाएगा। थर्ड साइड भी 2A होगी। इससे हमें हालांकि मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो ट्राइंगल से सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में तो 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। मतलब ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, तो हम बोलेंगे बी वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। और ए पर जो पार्टीशन हुआ है तो यहाँ पे 30 डिग्री और 30 डिग्री बन जाएगा। तो एक ही ट्राइंगल से हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से अब मैं जो ये मैंने ड्रॉ करा है, इसमें से मैं ट्राइंगल एक बाहर बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं फिर से, और इसका हम पार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ से ए पॉइंट मैंने बनाया, बी पॉइंट मैंने बनाया और डी पॉइंट मैंने बनाया। डी पर 90 है, बी वाला 60 डिग्री का है और ए वाला 30 डिग्री का है। ऐसा करने से क्या होगा, दो साइड मेरे पास है, ये बी डी जो है इसको हमने ए बोला है और ए बी को हमने 2A बोला है। तो फिर से अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो थर्ड साइड मेरे पास नहीं है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे AD की, और जैसे इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी फिर हम साइन 60 cos 60 सारे रेशोज हम फाइंड कर पाएंगे। अब 60 डिग्री भी कर पाएंगे और 30 डिग्री भी कर पाएंगे। तो एक ही ट्राइंगल से मेरे दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, अलग से हमें दो बार इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, अब यहां पे यूज करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में यहां बनाना पड़ेगा h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब देखिए,
जो हाइपोटेनियस होगा वो तो होगा ए बी, तो यहां हम ए बी लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर जो हमें फाइंड करना है वो है ए डी, और बेस हम बोल सकते हैं बी डी, और यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो ए बी की वैल्यू हमने 2a बनाई है, तो हम यहाँ 2a लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ए डी हमें फाइंड करना है तो हम ए डी स्क्वायर लिखते हैं, और बी डी को हमने a बनाया है तो हम यहाँ a स्क्वायर लिख देते हैं। अब 2a स्क्वायर जब सिंप्लीफाई होगा तो 4a स्क्वायर बनेगा, ए डी स्क्वायर तो सेम रहेगा, और a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा। शिफ्टिंग कर दीजिए, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। अब देखिए क्या बनेगा, 4a स्क्वायर में से अगर a स्क्वायर माइनस होगा तो हमें मिलेगा 3a स्क्वायर। तो एक बार इसको ठीक से लिख लें, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां हमें रूट लगाना पड़ेगा, 3a स्क्वायर पे रूट, a स्क्वायर फिर रूट में से बाहर आ जाएगा और 3 रूट में ही बचेगा। तो AD की जो वैल्यू है वो आई है √3a। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा एक बार वो ट्राइंगल बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसान रहे। ये पॉइंट हमारा A था, ये D था जिस पर 90 था, और ये B है। तो यहाँ हमने 60 डिग्री बनाया था और ऊपर वाला हमारा 30 डिग्री था। BD साइड को हमने A बोला था, AB साइड हमारी 2A थी, और AD साइड अभी हमने फाइंड करी है जो आई है √3a। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ से जो हमारे रेशोज हैं वो फाइंड करते हैं, देखिए इस ट्राइंगल की हेल्प से। तो सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड करते हैं, और थीटा के प्लेस पे मैं B पॉइंट से लिखता हूँ 60 डिग्री। तो डेफिनेशन क्या होती है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए B पॉइंट के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हम यहाँ लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर होगा हमारा √3a, AD बेस होगा हमारा BD मतलब A, और हाइपोटेनियस हमारा होगा 2a। तो इन तीनों साइड से अब मैं फाइंड करता हूँ। साइन 60 देखिए परपेंडिकुलर कितना होगा, यहाँ √3a लिखेंगे और इसके डिवाइड में हाइपोटेनियस 2a लिख देंगे। इसका मतलब a कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो √3/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने साइन 60 फाइंड करा। क्या हम कॉस 60 भी फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल देखिए, कॉस 60 भी हो जाएगा। कॉस की डेफिनेशन लगा दीजिए। कॉस की डेफिनेशन होती है B/H। तो यहां से देखिए बेस कितना है a, और हाइपोटेनियस कितना है, तो हम बोलेंगे 2a, और फिर a कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। और थर्ड जो है हमारा tan 60 अगर हम निकालने जाएं तो ये देखिए ये हो जाएगा P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था तो बोलेंगे √3a था, और उसके अपॉन में बेस कितना है तो वो a था, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट होके √3 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज फाइंड करी, साइन 60, कॉस 60 और tan 60। बाकी 3 जो है 60 डिग्री पे वो हम रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हैं। और अब रही बात 30 डिग्री वाले की, तो चलिए एक बार 30 डिग्री भी समझ लेते हैं। 30 डिग्री में क्या होगा, हम A पॉइंट से सॉल्व करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में काफी सीखा था कि अगर हम A से सॉल्व कर रहे हैं तो इसको फिर हमें बेस बोलना पड़ेगा, और जो बेस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर में। तो यहां मैं A पॉइंट के लिए लिख लेता हूं। देखिए जब हम A के लिए सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, तो इसकी वैल्यू तो हम बोल सकते हैं, ये हमने AB बनाया है और इसकी वैल्यू 2a ही रहेगी। परपेंडिकुलर जो है अब वो हमारा बन जाएगा BD जो A था, और बेस जो है वो अब हमारा ऊपर से बनाएंगे तो इसको हम बोल सकते हैं AD, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है √3a। तो इस तरीके से ये हमारे अब चेंज हो जाएंगे, किसके लिए, जब हम थीटा 30 डिग्री वाला लेंगे। तो अब देखिए साइन थीटा क्या होगा,
तो हम बोलेंगे साइन थीटा होगा P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर कितना है तो बोलेंगे A और हाइपोटेनस कितना है 2A। तो देखिए A और 2A कैंसिल हो जाएगा और 1/2 अभी हमने करके भी देखा था, तो साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1/2 आई थी। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, थीटा 30 है इसलिए साइन 30 जो है वो होगा 1/2। इस तरीके से हम लिख देंगे। और cos 30 की वैल्यू तो वो भी हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब cos थीटा की डेफिनेशन लगाइए, b अपॉन एच होता है, तो b अपॉन एच अगर हम करें, बेस देखिए अब यहाँ बेस कितना है तो बोलेंगे √3a है, और हाइपोटेनस कितना है तो बोलेंगे 2a है, और कैंसिल आउट होके ये हमें क्या दे देगा √3/2 दे देगा। इसी तरीके से हम tan थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। cos 30 हम लिख देते हैं, ये है √3/2, और लास्ट जो है हम tan 30 भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो tan 30 के लिए tan थीटा की डेफिनेशन जो होती है P अपॉन B, परपेंडिकुलर देखिए यहाँ कितना है A और बेस है √3a, तो ये कैंसिल होके 1/√3 बन जाएगा। इस तरीके से हमने कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज निकालना सीखा। अभी हमने 60 डिग्री पे वैल्यूज निकाला, फिर हमने 30 डिग्रीज पे, और सबसे पहले हमने कहाँ निकाला था 45 डिग्री पे। तो 45, 60 और 30 ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जिन पे हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो फिक्स होती है, वो किसी भी ट्राइंगल में चेंज होने वाली नहीं है। तो अभी तक हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पे बात कर ली है। अब दो मेन एंगल और हैं हमारे पास, एक है 0 डिग्री और दूसरा है 90 डिग्री। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं, फिर एक टेबल बनाएंगे, उसमें सारी वैल्यूज लिखेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। देखिए अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बनाएंगे तो सबसे पहले तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ट्राइंगल में अगर हम कोई भी एंगल फॉर्म करेंगे तो एक 90 डिग्री होता है, दूसरा 30, 45, 60, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अगर 0 डिग्री बनाएंगे तब तो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इस बात को एक बार समझना होगा, ये अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर हम इसकी सारी वैल्यूज निकालना सीख जाएंगे। देखिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कैसे होगी ये हम समझते हैं एक बार। तो इसके लिए फिर हम एक बार ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा और इसमें यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको सपोज मैं बोल देता हूँ ये 20 डिग्री का होगा। अगर हम और इसकी वैल्यू कम करते जाएं, मतलब इस थीटा की वैल्यू को अगर और कम कर दें तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और ये लगभग 10 डिग्री हो जाएगा। अब एक केस हम ये बनाने वाले हैं जिसमें हम इसको 10 से भी कम करके क्या करेंगे 0 डिग्री बना देंगे। तो देखिए अगर मैं 0 डिग्री बनाने जाऊंगा तो यहाँ तो एंगल ही फॉर्म नहीं होगा और कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा। यहाँ पे हम पॉइंट बना देते हैं ए पॉइंट, पहले यहाँ समझिए ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी, पहले ये सिचुएशन था। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ भी ए था, फिर बी था और फिर सी था, और अभी जो थर्ड हमने बनाया है इसमें बी पॉइंट और सी पॉइंट ये एक ही पॉइंट बन गया है। यहाँ पे दोनों क्या हो गए हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे ये दोनों मर्ज हो गए हैं, मतलब बी और सी हमारा सेम पॉइंट बन गया है। इसलिए जब भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो देखिए इस साइड को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलेंगे बेस, और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो जैसे ही हमने थीटा की वैल्यू को डिक्रीज करा, पहले 20 था फिर 10 था, और जब हमने 0 डिग्री का केस बनाया तो उस केस में जो परपेंडिकुलर था उसकी वैल्यू 0 हो गई। मतलब जैसे अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर था तो यहाँ कम होके 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ बिल्कुल कम होके कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। एक और बात, जब हम यहाँ बी और सी पॉइंट को मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, तो एक और बात आप देखेंगे कि जितना ए बी होगा उतनी ही लेंथ ए सी की भी होगी। यहाँ तो दोनों डिफरेंट थे, यहाँ ए बी और ए सी अलग अलग था। जब और कम करेंगे तब भी थोड़ा सा तो हाइपोटेन्यूज बड़ा ही होगा, लेकिन जब 0 डिग्री बन जाएगा तो उस केस में ए बी और ए सी की वैल्यू सेम बन जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए बी कौन था तो हम बोलेंगे बेस, और ए सी कौन था
हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? हाइपोटेनियस के इक्वल आ गई। ये कौन से केस की हम बात कर रहे हैं? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो जब थीटा 0 रहेगा हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, थीटा 0 जब होगा तो हम बोलेंगे एक तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 0 होगी, और बेस और हाइपोटेनियस ये दोनों कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। इसके बेसिस पे हम सारे रेशियोज की वैल्यू फिर से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, हर बार की तरह सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं साइन थीटा। तो साइन थीटा का डेफिनेशन P/H लगाएंगे। थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री बनाई है, तो यहां पर परपेंडिकुलर 0 लिखना पड़ेगा, और हाइपोटेनियस तो जो है, तो हाइपोटेनियस हमने AC लिखा है, इसको हम हाइपोटेनियस ही लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू तो नॉन जीरो है और न्यूमरेटर में 0 है। 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो, अगर वो 0 नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। इसलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम कितनी बोलेंगे? तो हम 0 बोलेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि 0 डिग्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहले तो हमें ट्राइंगल में ही समझ नहीं आता कि 0 डिग्री कैसे फॉर्म हो रहा है। तो एक तो आपको ये अच्छे से समझना है, पहले हमने 20 बनाया, फिर 10 बनाया, और डिक्रीज करते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बन जाएगी। और 0 डिग्री पे हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, एक तो परपेंडिकुलर 0 होगा और बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू सेम बन जाएगी, दोनों मर्ज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। तो देखिए, कॉस थीटा की डेफिनेशन लगा दीजिए। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां अगर हम बेस देखें तो बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन बेस और हाइपोटेनियस दोनों कैसे हैं? सेम। इसका मतलब जब हम यहाँ cos 0 लिखेंगे तो हम बेस अपॉन बेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस तो बेस के इक्वल है, और अगर सेम नंबर डिवाइड में आ गया तो वो 1 टाइम डिवाइड कर देगा। इसका मतलब जो cos थीटा है उसकी वैल्यू 0 डिग्री पर 1 बन जाएगी। तो अभी जब मैं टेबल बनाऊंगा, यहां पर लिखूंगा, तो मैं cos 0 की वैल्यू 1 लिखूंगा, और sin 0 डिग्री तो अभी हमने देखा 0 आया। एक तीसरा रेशो और हम यहीं समझ लेते हैं, जिसका नाम है tan थीटा, क्योंकि बाकी तीन तो फिर रेसिप्रोकल हैं, तो हम वैल्यू फ्लिप करके बना लेंगे। वैसे अभी हमने सीखा था कि tan थीटा को भी हम sin थीटा बाय cos थीटा करके भी फाइंड कर सकते हैं, और इसको डेफिनेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करूं तो वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए, 0 डिग्री पे अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर कितना है? तो यहाँ देखिए 0 है, और बेस नॉन जीरो है, तो बेस की वैल्यू कुछ भी हो 0 के अपॉन में अगर आएगी तो फिर नेट आंसर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने साइन 0, कॉस 0 और tan 0 की वैल्यू निकाली, और तीनों वैल्यू मेरे पास आ गई। साइन 0 की वैल्यू हम 0 बोलेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 बोलेंगे, और tan 0 की वैल्यू 0 बन गई है। अब बाकी जो तीन बचे हैं, cosec, sec और cot, तो वो तो 1 बाय 1 रेसिप्रोकल करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई cosec 0 बोलेगा तो हम 0 का रेसिप्रोकल कर देंगे। एक और बात, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा ये भी शायद कुछ बच्चों को नहीं पता हो। तो देखिए, रेसिप्रोकल का मतलब हम 1 बाय 0 करेंगे, और 0 अगर डिवाइड में आया है हम उसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो इसका भी हम साथ में इसको समझते चलते हैं। अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें नॉट डिफाइंड मिलेगा, और अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 के अपॉन में 1 लिखेंगे, तब तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो आगे जब मैं टेबल फॉर्म करूंगा तब आपको रेसिप्रोकल करके भी सभी के बता दूंगा। अभी तो हम केवल साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब एक लास्ट केस हमारे पास बचा है, जब हम बोलेंगे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे एक बार इसको समझते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब फिर यहां दिमाग घूम जाता है कि भाई थीटा की वैल्यू 90, एक तो ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक और 90 बना देंगे तो दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो थर्ड वाला एंगल तो बचेगा ही नहीं, है ना। तो बिल्कुल थर्ड वाला एंगल इस बार बचने वाला नहीं है। और कैसे, वो हम बना के अभी ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए, इसके लिए फिर वही करते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल मैंने ऐसे ड्रॉ करा और इसमें थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां बोल सकता हूं कि ये जो एंगल था ये सपोज 80 डिग्री का था। अब आप थोड़ा सोचिए दिमाग में कि भाई 80 डिग्री से और बढ़ाएंगे
तो फिर ट्रायंगल का शेप कैसा होगा? तो देखिए इसको मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ और इसको कम कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये हम एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये ए था, ये बी था और ये सी था, और यहाँ पर ये जो थीटा है, अब सपोज ये 85 डिग्री हो गया है। तो जब हम इसको धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे और एक केस ऐसा बना देंगे कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, उस केस में क्या होगा अब तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे अभी हमने मर्ज कर दिया था परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को, इस बार ये जो बेस दिख रहा है ये मर्ज हो जाएगा जाके किसमें? हम बोलेंगे परपेंडिकुलर में। मतलब यहां से हमारे पास, अब देखिए ये जो ए पॉइंट है ये मिल गया है और कहां पहुंच गया है? जहां पर बी पॉइंट था। तो ए और बी हमारे सेम पॉइंट पे आ गए हैं। ए और बी एक ही पॉइंट बन गया है और सी पॉइंट ऊपर है। अब इस केस में हम क्या क्या बोल सकते हैं? देखिए यहां से समझिए, ए बी को हमने क्या बनाया था? बेस। बी सी क्या था? परपेंडिकुलर। और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो जब हमने ये 90 डिग्री वाला केस बनाया उस टाइम पे ए और बी मर्ज हो गया। ए और बी अगर मर्ज हो गया है तो हम बोल सकते हैं जो हमारा बेस की वैल्यू है वो इस बार क्या हो गई है? 0। जब हमने 0 डिग्री वाला केस करा था तो वहां परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो गई थी, और अब हम यहाँ पे जब हम 90 डिग्री वाला केस बना रहे हैं तो बेस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक और बात, हाइपोटेन्यूस, देखिए AC, अब वो किसके इक्वल हो गया है? तो देखिए AC और BC ये दोनों सेम बन गए हैं, मतलब हाइपोटेन्यूस जो है वो परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया है। इन दोनों के बेसिस पे हम 90 डिग्री पर वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार करके। यहां मैं बोलूंगा कि बेस की वैल्यू 0 होगी और हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। इस केस की हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे जब थीटा 90 डिग्री है। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा की डेफिनेशन लगाते हैं। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हम थीटा लिखेंगे 90 डिग्री। जब थीटा 90 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस सेम है तो हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें वैल्यू क्या देगा? 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1 बन जाएगी। अब देखिए कॉस 90 हम फाइंड करते हैं, तो यहां लिखते हैं कॉस थीटा, डेफिनेशन लगाइए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा, अब थीटा की वैल्यू 90 लिखेंगे। तो देखिए इस बार बेस की वैल्यू 0 है, हाइपोटेन्यूस नॉन जीरो है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और थर्ड वैल्यू जो है हमारी वो है टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा भी देख लेते हैं। टेन थीटा का जो रेशियो है वो P अपॉन B होता है। अब देखिए यहां समझने वाली बात है, टेन थीटा की वैल्यू हम 90 लिखेंगे, परपेंडिकुलर तो नॉन जीरो है, बेस की वैल्यू क्या है? 0, और अब 0 हमारा डिवाइड में आ रहा है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी 0 डिवाइड में आएगा तो फिर हम बोलेंगे जो क्वांटिटी है या जो वैल्यू है वो है नॉट डिफाइंड। इसको हमें 0 नहीं लिखना है, क्योंकि 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। जब आप रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो P अपॉन Q लिखते हैं और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो 0 अगर न्यूमरेटर में आ रहा है, उसके अपॉन में कोई नंबर आता है जो 0 नहीं है, तो फिर आंसर 0 हो सकता है। लेकिन अगर डिवाइड में 0 आ रहा है तो कंफर्म जो हमारा आंसर होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू मैंने निकाल ली। देखिए ये जो 0 वाली कहानी है उसको भी एक बार आप समझ लीजिए। 0 अपॉन एनी नंबर है ना, और ये जो एनी नंबर है ये नॉन जीरो है, तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। जैसे 0/5, 0/10, इन सब का आंसर हम 0 लिख सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो जाए एनी नंबर अपॉन 0, तो फिर आंसर हमारा नॉट डिफाइंड होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे 5/0 है या 10/0 है, तो इन सब के आंसर हम क्या करेंगे? इन सब के आंसर हम नॉट डिफाइंड करेंगे। अब कोई बोलेगा कि एक केस ये भी हो सकता है कि 0 के अपॉन में ही 0 आ जाए, तब भी मैं इस वाले 0 को देख के क्या बोलूंगा? आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो
ये तीन केस ही हमारे सामने आते हैं। जीरो के अपॉन में नॉन जीरो नंबर तो आंसर जीरो कर देंगे, और नॉन जीरो नंबर के अपॉन में जीरो तो नॉट डिफाइंड, और जीरो के अपॉन में भी अगर जीरो होगा तब भी आंसर नॉट डिफाइंड होगा। तो एक ये अच्छे से आप समझ लीजिए। और किसी भी नंबर का अगर आपको रेसिप्रोकल करना है तो हमें 1/x करना होगा। जैसे 5 का रेसिप्रोकल अगर करना है तो हम उसको 1/5 लिखेंगे, 10 का रेसिप्रोकल करना है 1/10 लिखेंगे। तो ये दो बातें आप समझ गए होंगे, इसका हम यूज करेंगे। अब हम चलते हैं, अभी तक जितनी वैल्यूज हमने समझी हैं उन सबको हम एक टेबल की फॉर्म में लिखना सीखेंगे। और ये टेबल बनाना बहुत आसान भी है, इसको आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। अभी तक जितना मैंने बताया अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने मन से भी पूरी टेबल फॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको वो समझ में नहीं भी आया है तो अभी हम जैसे सीखेंगे आप खुद भी अपनी टेबल बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए एक बार इसको भी सीख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर थीटा की वैल्यूज लिख लेंगे, और अभी हमने कितनी वैल्यूज निकाल ली हैं तो आपको याद होगा। एक था सबसे पहले हमने जो निकाला था 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद फिर 45, इसके बाद फिर हमने 60 बनाया था, और लास्ट में हमने 90 डिग्री बनाया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 5 वैल्यूज लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए 0, देन 30, फिर 45, 60 और लास्ट में 90। और यहाँ पर हम लिखेंगे रेशोज। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले साइन थीटा, सेकेंड नंबर पर हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक लाइन बना देते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन आएगा तो हम बोलेंगे कॉस थीटा। इसके बाद फिर आ जाएगा टेन थीटा, फिर कॉसेक जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, फिर हम लिखेंगे सेक थीटा, और लास्ट में हम यहां लिख देंगे कॉट थीटा। तो इस तरीके से मैंने यहां पर एक टेबल फॉर्म कर ली है। अब देखिए यहां पे हम वैल्यू लिखना सीखते हैं और इस टेबल को फॉर्म करना भी सीख जाते हैं। देखिए अभी हमने जो वैल्यूज निकाली थी वही मैं यहां पर फिल करूंगा, कुछ अलग से हम नया काम करने वाले नहीं है। तो देखिए 0 डिग्री पे अभी मैंने जब निकाला था तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 आई थी, आपको याद होगा। इसके बाद 30 डिग्री पे जब हमने साइन थीटा सॉल्व करा था तो वो 1/2 आया था। 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2, और 90 डिग्री जब हमने अभी सॉल्व करा सबसे लास्ट में तो साइन 90 हमें क्या मिला था, 1 मिला था। तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो भी वैल्यू अभी हमने सॉल्व करी है या जो हमने फॉर्म करना सीखा है उसे हम एक टेबल की फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि हमें याद करने में आसान रहे। तो सबसे पहले मैंने साइन थीटा की सारी वैल्यूज लिखी, 0, 30, 45, 60 और 90। अब मैं यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यूज लिखूंगा। तो देखिए कॉस थीटा में क्या होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 आई थी तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। इसके बाद 30 पे ये √3/2 था, आप इसको बैक करके देख भी सकते हैं। इसके बाद फिर 1/√2 आया था, फिर 1/2 आया था, और लास्ट अभी हमने जो करा है उसमें हमने सीखा था कि भाई cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से मैंने cos थीटा की वैल्यूज लिखी। और एक बात और अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो वैल्यू साइन थीटा की आई थी वही रिवर्स ऑर्डर में cos थीटा की आई है, मतलब 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो यहां हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस टेबल से हम वैल्यू समझेंगे कैसे, तो देखिए cos थीटा अगर 45 डिग्री पर है तो वैल्यू बताएंगे 1/√2। अगर कोई पूछेगा कि cos 60 की वैल्यू क्या है तो हम cos थीटा में जाएंगे और 60 डिग्री में देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/2 मिलेगा। इस तरीके से हमने अभी सीखा है। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यूज कैसे लिखेंगे, तो एक तो अभी मैंने आपको तीनों फाइंड करके बताए हैं, साइन, कॉस और टेन। और अगर आपको टेन नहीं भी आता है तो केवल आपको
केवल आपको यहां पर डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमने सीखा है टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। तो जैसे मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो 0 डिग्री पे मैं साइन 0 और कॉस 0 को डिवाइड करूंगा तो भी मुझे टेन थीटा मिल जाएगा। अब देखिए 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो 0/1 अभी हमने सीखा है, आंसर हमें मिलेगा 0। 30 डिग्री पे हमने निकाल के भी देखा था, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 जो है कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 1/√3। सेम ऐसे ही यहाँ भी 45 डिग्री पे जब आप डिवाइड करेंगे तो दोनों नंबर सेम है, कैंसिल होके 1 बन जाएगा, और लास्ट वाले में 2 कैंसिल होके √3 बनेगा। और 90 डिग्री जो अभी हमने देखा था 1/0 करेंगे तो यहाँ हमें नॉट डिफाइंड लिखना पड़ेगा, तो शॉर्ट में मैं इसको ND लिख देता हूँ, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड। 0 डिवाइड में अगर आएगा तो आंसर हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अब देखिए ये हमने तीनों जो मेन रेशो थे हमारे साइन, कॉस और टेन की वैल्यू यहां पर लिख ली है। अब हमारे पास तीन रहते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो देखिए इनके लिए हमें क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो हम बोलेंगे साइन थीटा का। अब यहाँ 0 लिखा है, अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करें तो हमें करना पड़ेगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, तो अभी हमने सीखा था नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम यहाँ कॉसेक में जब 0 आएगा तो आंसर क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। अगला नंबर देखिए 30 डिग्री पे साइन थीटा कितना है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक थीटा बनेगा। अब 1/2 का रेसिप्रोकल कैसे होगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 1/2 को फ्लिप कर दीजिए, ये बन जाएगा 2/1। अगर हम इसको 1 के अपॉन में भी लिखेंगे 1/1/2 तो ये ऊपर जाके फ्लिप होके 2/1 बन जाएगा। तो सिंपल 1/2 को फ्लिप करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरीके से साइन थीटा की 45 पे वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसको भी फ्लिप कर दीजिए, √2 मिल जाएगा। फिर 60 डिग्री पे जाएंगे तो 2/√3 कर देंगे, और जो लास्ट नंबर 1 है, अब इसका रेसिप्रोकल समझते हैं। अगर कोई 1 का रेसिप्रोकल करेगा तो उसे 1/1 लिखना पड़ेगा, और 1/1 की वैल्यू तो वापस क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो हम साइन 90 अगर 1 होता है तो कॉसेक 90 भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब जब सेक थीटा की बारी आएगी तो किसका रेसिप्रोकल होगा, तो हम बोलेंगे कॉस थीटा का। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे, अभी हमने सीखा है, तो आंसर 1 होगा। √3/2 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 आएगा, और √2/1 को हम 1 डिवाइड में है तो छोड़ भी सकते हैं, केवल √2 भी लिख सकते हैं। 2/1 करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। और 0 का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब ये कई बार हमारी बात हो गई है, 1/0 अगर हम करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा। अब आगे बढ़ाते हैं, कॉट थीटा देखते हैं। देखिए 0 का रेसिप्रोकल अगर करेंगे 1/0 तो आंसर हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 मिलेगा। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आ जाएगा। √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कैसे होगा, देखिए नॉट डिफाइंड हम बोलते हैं 1/0 को। अब इसको पलट दीजिए तो ये 0/1 बन जाएगा, और 0 के अपॉन में अगर नॉन जीरो नंबर आ रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए यहां हम बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड का जब रेसिप्रोकल होगा तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 रहेगा, और बाकी जो भी फैक्टर में है p/q की फॉर्म में है तो उसे आप q/p कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये पूरी टेबल समझ में आ गई होगी। जल्दी से एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं ताकि हम फिर क्वेश्चंस कर पाएं। ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो इस पर बेस्ड है। अगर आप ये बनाना सीख जाएंगे, ये वैल्यूज लर्न कर लेंगे, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और हमें क्वेश्चन में ये टेबल नहीं मिलेगी, इसे हमें लर्न करना होगा। तो अभी एक बार जल्दी से इसको रिकैप करते हैं ताकि हम कोई भी वैल्यू हमारे सामने आए तुरंत हम बता पाएं और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। तो सबसे पहले तो कौन कौन सी वैल्यूज हमें लर्न करनी है, तो हम बोलेंगे देखिए 0,
30, 45, 60 और 90, ये 5 वैल्यूज हमें लर्न करनी है। इसमें सारे रेशोज हमें लर्न करने हैं, लेकिन मेनली हमें जो लर्न करना है वो है साइन थीटा, क्योंकि अगर हम पूरी टेबल देखें तो वो साइन थीटा से ही फॉर्म हो सकती है। वैसे तो अभी जब हम क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज हमें लर्न हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें जल्दी से फॉर्म करना है, हम भूल गए हैं, तो हमें साइन थीटा तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यूज मैंने लिखी, मैंने याद कर लिया है। सबसे पहले 0 पे 0 आएगा, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पर 1। तो कितना आसान है। फिर cos थीटा के लिए अगर हम जाएंगे तो यही सारी वैल्यूज को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 0 पे एंड कर देंगे। यहां से सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में जाके 0। और tan थीटा के लिए अगर हमें जाना है तो फिर हमें sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला भी अब आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। तो यहां हमने सारी वैल्यू डिवाइड कर करके निकालनी है। 0/1 करेंगे 0 मिलेगा, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होके 1/√3 मिलेगा, ये पूरा कैंसिल होके 1 मिलेगा, इस बार कट होगा तो √3 बन जाएगा और 1 के अपॉन में 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। बाकी 3 हमें कैसे बताना है, तो हम बोलेंगे रेसिप्रोकल करके बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने हमसे पूछा कि बताइए cosec 45 की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे दिमाग में एकदम से cosec 45 नहीं आएगा, हमारे दिमाग में आना चाहिए sin 45, क्योंकि sin 45 फर्स्ट रो में ही है, ये तो हमें याद होगा। sin 45 1/√2, तो तुरंत हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/√2 फ्लिप करेंगे √2/1, तो cosec 45 की वैल्यू √2 होगी। इस तरीके से हमारे दिमाग में प्रोसेस चलना चाहिए, तब हम कोई भी वैल्यू बता सकते हैं। इसका मतलब एटलीस्ट हमें साइन, कॉस और tan याद करने होंगे। अगर हमें तुरंत कोई वैल्यू बतानी है तो ये तीनों मेरे पास होने चाहिए दिमाग में। जैसे किसी ने बोला कि cot 30 क्या होगा, तो हम cot 30 एक बार में नहीं बता पाएंगे। cot 30 के लिए हम सोचेंगे किसके बारे में, tan 30। tan 30 क्या होता है, तो हमारे दिमाग में tan 30 1/√3 होता है, तो उसको फ्लिप करके हम cot 30 बता देंगे और आंसर होगा √3/1, मतलब √3। तो अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको ये टेबल फॉर्म करना आना चाहिए। और इस बार थोड़ा जो बेसिक्स वाला पार्ट हमारा एक्सरसाइज का वो थोड़ा बड़ा भी हो गया, क्योंकि पहले हमने इन वैल्यूज को समझा कि ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं, उसके बाद फिर हमने इनको एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया, आपको भी लिख के देखना है, बना के देखना है। जब तक आपको याद नहीं होता आप प्रैक्टिस करिए और इसको बना के देख लीजिए। फिर इसको इस तरीके से, ये हमारी बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में, और हमें इसको याद भी करना है। ये वही वैल्यूज है, यहाँ एक ही फॉर्म में लिखा है, हमने थीटा की फॉर्म में लिखा है 0, 30, 45, 60 और 90। तो मैंने अभी आपको ये पूरा टेबल फॉर्म करना सिखाया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर और उसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम आ गए हैं 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। टेबल बनाना हमने सीख लिया है और वैल्यूज हमने लर्न करनी है। एटलीस्ट हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। बाकी 3 जो हैं वो हम तुरंत रेसिप्रोकल बना के वैल्यू लिख लेंगे। तो अब तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमें वैल्यू प्लेस करना होगा और कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए सीखते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, वैल्यूएट द फॉलोइंग, और हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा है sin 60 इंटू cos 30, बीच में प्लस का साइन, फिर sin 30 इंटू cos 60। बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, यहां लिखते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन यहां लिख लेता हूं, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है। तो अभी हमने जो टेबल सीखी, अभी जो हमने वैल्यूज सीखी, वहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए sin 60 की जो वैल्यू है वो हमने लिखा था √3/2, तो यहां हम इसको लिख सकते हैं √3/2। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं कैसे लिखते हैं। देखिए
अभी ये जो टेबल थी इसमें देखिए साइन 60 पे कितना वैल्यू है, √3/2, तो यहां से हमने लिख दिया √3/2। अब cos 30 की वैल्यू, तो देखिए cos 30 यहाँ कितना है, √3/2, ये भी √3/2 है, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, यहां भी हम √3/2 ही लिखेंगे। तो यहां से टेबल की हेल्प से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें जब सॉल्व करना होगा पेपर में तो फिर वहां हमें टेबल नहीं मिले, इसलिए अच्छा है कि जल्दी से जल्दी आप इसको लर्न कर लें और मेनली आप sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू लर्न कर लें, बाकी तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो sin 60 cos 30 लिखा, अब यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगाइए। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 भी 1/2 होता है। इसको भी मैं एक बार आपको क्रॉस चेक करा देता हूँ। देखिए sin 30 1/2 और cos में जब हम 60 पे गए तो यहाँ भी हमें क्या मिला, 1/2। तो इस तरीके से मैंने ये चारों वैल्यूज यहाँ लिख ली और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। एक और बात का ध्यान रखें, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा और फिर एडिशन होगा। तो √3 इंटू √3 करेंगे 3 बन जाएगा और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में इंटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 1 का 1 में होगा 1 और 2 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा 4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 3/4 प्लस 1/4 सेम नंबर है तो एलसीएम होगा 4 और सेम नंबर है, अगर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही होगा, इसलिए 3 + 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा 4/4। 4 को 4 से भी डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा, इसलिए फाइनल आंसर जो होगा वो 1 होगा। तो देखिए ये वाला पार्ट बिल्कुल भी टफ नहीं था, केवल सिंपल हमने वैल्यूज प्लेस करी, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करा, एडिशन करा और हमें आंसर मिल गया। तो अगर आपने टेबल अच्छे से सीख ली है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरा भी इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब इसमें हमें इसको सॉल्व करें इसके पहले एक बात और हम यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ कुछ रेशोज पे आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, जैसे यहाँ 10 स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 30। तो ये जो स्क्वायर है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम एक बार थोड़ा सा साइड में समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 10 स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि जो भी 10 45 की वैल्यू होगी उसका हमें स्क्वायर करना है। मतलब हम यहाँ पे 10 45 की वैल्यू प्लेस करेंगे जो 1 होती है और उसका फिर हम स्क्वायर करेंगे। तो अभी जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, स्क्वायर नहीं था, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर दी थी। अगर कहीं हमें स्क्वायर्स मिलेंगे तो हमें वैल्यू पहले लिखना है और उसके बाद फिर उसके ऊपर हमें स्क्वायर लगाना है। इस बात को हमें समझना होगा। तो 1 स्क्वायर सॉल्व करके फाइनली हमें 1 मिल जाएगा। तो कोई भी नंबर हो, जैसे cos 30 का स्क्वायर है तो cos 30 की वैल्यू लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ sin 60 है, उस पर भी स्क्वायर लगाए, sin स्क्वायर 60। इसको पढ़ते कैसे, sin स्क्वायर 60, ना कि sin 60 स्क्वायर, क्योंकि 60 पे स्क्वायर नहीं है, थीटा का स्क्वायर हमें नहीं करना है, जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको हटा देता हूं यहां से। तो यहां पे लिखा है 2, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 10 45 की वैल्यू होगी 1 और उसका हम करेंगे स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू तो ये होती है √3/2 और इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस sin 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, तो यहाँ भी √3/2 लिखेंगे और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, आगे 2 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 3 आएगा और 2 स्क्वायर अगर करेंगे तो वो होगा 4, माइनस यहाँ भी सेम नंबर है तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए, वो होगा 3 और 2 स्क्वायर फिर से 4। 2 इंटू 1 तो 2 बन जाएगा और प्लस 3/4 और माइनस 3/4 ये दोनों सेम नंबर है, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2।
और यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो ये तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का था, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और हमें आंसर मिल गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, केवल हमें वैल्यू प्लेस करना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट भी अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर। ये आ गया थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। तो कुछ नहीं है, फिर से हमें वैल्यू प्लेस करना है, एलसीएम लेना होगा कैलकुलेशन में, और एक बार नया काम इस बार हमें करना पड़ेगा, वो है रेशनलाइजेशन। तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको बताते हैं। एक बार इसको लिख लेते हैं। ये होगा cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नोट करा और यहाँ पे अब मैं वैल्यू प्लेस करूंगा। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले cos 45 लिखना है, तो ये तो मुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए sec 30 और cosec 30 ये दोनों रेसिप्रोकल वाली वैल्यू है। sec 30 के लिए हमारे दिमाग में cos 30 आएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे और इसको लिखेंगे 2/√3। इसको आप टेबल से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, और जैसे मैंने लिखा इसी तरीके से आपको याद भी होना चाहिए। cos 30 पे दिमाग लगाइए, उसको √3/2 बोलते हैं, ये sec 30 है तो उसको फ्लिप कर दीजिए और वैल्यू लिखिए 2/√3। ऐसे ही cosec 30 हम लिखेंगे। cosec 30 में भी क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, तो cosec 30 डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले sin 30 देखते हैं। sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 की वैल्यू जो है वो 2/1 हो जाएगी। इस तरीके से हमें वैल्यू लिखना होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर वाला जो नंबर है वो तो सेम रहेगा, उसको रहने दीजिए 1/√2। नीचे जो दो नंबर हैं इनका हमें एलसीएम लेना होगा, और देखिए घबराना नहीं है, यहाँ से √3 और 1, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में √3 × 1 करेंगे, √3 ही आएगा। अब देखिए √3 से √3 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 2 में 1 से इंटू करिए, सेम नंबर बनेगा, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। 1 का डिवाइड जब √3 में होगा तो √3 मिलेगा, तो 2 के साथ इंटू अब किससे करना पड़ेगा, √3 से करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें एडिशन करना पड़ेगा। ये हमने फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है सॉल्व करा। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, तो कैसे होगा देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो पहले भी हमने इस पर बात करी थी। जैसे कभी हमारे पास a/b और इसके अपॉन में c/d आ जाए, तो a/b तो सेम रहेगा, और जब मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो इस c/d को फ्लिप करके हम क्या लिखेंगे, d/c करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1/√2 तो आएगा और ये टर्म पलट जाएगी, तो ऊपर जाके ये बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3, इस तरीके से। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो √3 का 1 में इंटू करेंगे तो ये √3 ही रहेगा, और डिवाइड में √2 से भी हम इसमें इंटू कर देंगे, तो 2 के साथ 2√2 हो जाएगा, और √2 से जब इसमें इंटू होगा तो देखिए 2 तो रैशनल नंबर है वो रहेगा, और √2 का √3 में इंटू होके √6 बन जाएगा। अब अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आया तो आपको एक बहुत बेसिक रूल आना चाहिए। रैशनल का इंटू रैशनल में होता है और इर्रेशनल का इंटू इर्रेशनल में होता है। तो देखिए यहाँ 2 रैशनल नंबर है, √2 इर्रेशनल है, तो दोनों हमने अलग अलग लिखा, 2 × √2 लिख देंगे। यहाँ पे √2 इर्रेशनल और √3 भी इर्रेशनल है, तो √2 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, √3 में, और 2 को एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे हमने इस √2 से मल्टीप्लिकेशन करा, 1 का √3 में करा, सेम आया, और √2 से जब हमने मल्टीप्लिकेशन करा तो बना 2√2 प्लस 2√6। अब यहाँ पे हम इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब भी डिवाइड में इर्रेशनल नंबर आएगा तो हमें उसको रैशनलाइज करना होगा। ये 9th क्लास की मेथड है। रैशनलाइज करने का मीनिंग ये है कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए।
यहाँ से हमें रूट वाले नंबर हटाने होंगे। तो इसके लिए कैसे करते हैं वो भी देखिए, और इसको हम सीखते हैं। देखिए यहाँ तो √3 लिखा रहने दीजिए, 2√2 प्लस 2√6। तो देखिए जब भी हमें रेशनलाइजेशन करना है तो हमें एक आइडेंटिटी की हेल्प लेनी होगी, और वो आइडेंटिटी क्या है वो पहले भी हमने पढ़ी है अभी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा a² माइनस b²। इस आइडेंटिटी की हम हेल्प लेने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये मेरे पास a प्लस बी की फॉर्म का लिखा है। अगर मुझे यहाँ से रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करके रूट हटेंगे, तो यहाँ मैं इसमें माइनस वाली टर्म से इंटू करूंगा। अब केवल डिनोमिनेटर में तो इंटू कर नहीं सकते, तो हम दोनों में इंटू करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन था तो मैं यहाँ माइनस साइन लूंगा, मतलब 2√2 माइनस 2√6 से डिवाइड भी होगा, और ताकि क्वेश्चन चेंज नहीं हो इसलिए इससे इंटू भी होगा। तो सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा ताकि जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाए। तो उसमें आइडेंटिटी फॉर्म करना होगा a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो प्लस वाली टर्म हमारे पास है तो हम माइनस वाली टर्म लेंगे, और अगर माइनस वाली टर्म हमारे पास होती तो हम प्लस वाली टर्म लेते। अगली स्टेप में जब सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायरिंग होगा और रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा। कोई बोलेगा कि डिनोमिनेटर से हट जाएगा, न्यूमरेटर में तो और आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में रूट आने से कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। रेशनलाइज का मतलब ही ये होता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। तो चलिए एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ऊपर से ये क्या बनेगा, तो देखिए √3 का भी इंटू कर दीजिए, ये बन जाएगा 2, √3 इंटू √2 करेंगे √6 माइनस 2, √6 इंटू √3 करेंगे तो √18 बन जाएगा। अब डिवाइड में आ जाइए, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म हो गया है तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे। 2√2 जो a है हमारा उसका स्क्वायर, बीच में माइनस लगाकर 2√6 जो b है हमारा इसका भी स्क्वायर हम करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ आइडेंटिटी फॉर्म करी, a प्लस बी a माइनस बी, तो सॉल्व करके a² माइनस b²। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन टर्म है, तो यहां हम 2 कॉमन लिख सकते हैं। और देखिए √6 माइनस √18 इस तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया। अब डिवाइड में आ जाइए, तो डिवाइड में हमारे पास 2√2 का स्क्वायर है। ये दोनों अलग अलग कलर से इसीलिए हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है और नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला। तो 2√2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 2। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 माइनस, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और √6 का स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा और यहाँ 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगली स्टेप, यहाँ 2 लिखेंगे, ये √6 रहेगा, ये √18 को भी हम सिंप्लीफाई करके देखिए इसको हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 करेंगे 18 आ जाएगा। तो एक 3 हम अगली स्टेप में रूट से बाहर निकाल लेंगे। और नीचे क्या बना देखिए 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 8 लिखेंगे, और 6 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 24। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए ये बनेगा 2 √6, इन दोनों में से 3 बाहर ले लेते हैं तो रूट में 2 बचेगा, और डिवाइड में 8 में से 24 माइनस होगा तो नेगेटिव का हमारे पास 16 बचेगा। एक बार 2 से इसको कट कर दीजिए, ये 2 तो कॉमन टर्म थी तो 2 से 8 टाइम कट हो जाएगा, और जो बचा एक बार उसको लिख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास बचा है √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय -8। एक लास्ट स्टेप, और ये जो नेगेटिव है इसको डिनोमिनेटर से हटा के हम ऊपर लिखेंगे तो माइनस से पूरी टर्म में इंटू होगा, √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 8। इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब माइनस साइन से इंटू होगा तो देखिए प्लस की टर्म माइनस की और माइनस की टर्म प्लस की बन जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस पहले लिख देते हैं 3√2 और माइनस का लिखेंगे √6
4 होल डिवाइडेड बाय 8, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ कर करना होगा ताकि दोबारा आप अपने मन से कर पाएं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और भी नहीं आता है तो एक बार रिवाइंड करके फिर से इसको देख लीजिए, कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं रहना चाहिए। 2-3 चीजें हमने इसमें नया यूज किया, एक तो आइडेंटिटी हमने यूज किया और दूसरा हमने रैशनलाइज करना, है ना, जो हमने 9th में सीखा था वो हमने यहाँ पे फिर से एक बार अप्लाई करा। तो बड़ा सा क्वेश्चन था, अब आंसर आ गया है, इसको आप अच्छे से रिकैप कर लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको दिक्कत नहीं हो। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड पार्ट भी अब कंप्लीट हो गया, और अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट हैं, टोटल इसमें 5 पार्ट हैं, तो अभी तक हमारे 3 पार्ट्स हो गए हैं। अब हम चलेंगे फोर्थ पार्ट पर, तो देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसका क्वेश्चन हम लिख लेते हैं एक बार। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। तो पहले मैंने एक बार क्वेश्चन लिखा, अब हम वैल्यू प्लेस करेंगे और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले sin 30, साइन की वैल्यूज तो आपको याद हो ही गई होंगी। sin 30 हम लिखेंगे 1/2 प्लस tan 45, sin 45 बाई cos 45 से हम इसको याद कर सकते हैं, तो इसका आंसर होता है 1। cosec 60 के लिए sin 60 पे दिमाग लगाइए, sin 60 होता है √3/2, तो उसको हम फ्लिप करके लिखेंगे 2/√3। इस तरीके से मैंने तीनों वैल्यू लिखा। इसके डिवाइड में sec 30, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा cos 30 पर। cos 30 होता है √3/2, तो इसको फ्लिप करके हम लिखेंगे 2/√3। cos 60 होता है 1/2, और cot 45, tan 45 का रेसिप्रोकल, tan 45 होता है 1, तो cot 45 भी होता है 1। अब ये 3 नंबर वाली टर्म है, तो यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा और सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए सबसे पहले इस 1 के अपॉन में 1 ले लें और इन तीनों टर्म पे फोकस करें। तो इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2, 1 और √3, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 2√3, 2 और √3 का मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, तो ऊपर 1 में इंटू करके √3 लिखना होगा। प्लस 1 से जब कैंसिल करेंगे तो दोनों बचेंगे 2 और √3, 1 में इंटू करेंगे तो सेम नंबर आएगा 2√3, और जब √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और 2 का इंटू जब 2 में करेंगे तो वो बन जाएगा 4। इस तरीके से हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही नीचे भी करते हैं इन तीनों पे। इस 1 के अपॉन में भी 1 लिख लीजिए, और इस पूरे के डिवाइड में अब मैं यहाँ फिर से एलसीएम लिख रहा हूँ। सेम ही एलसीएम होगा √3 और 2 का, तो 2√3 लिखते हैं। फिर से √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 इंटू 2 कर दीजिए तो 4, प्लस 2 से डिवाइड करिए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, 1 में इंटू कर दीजिए, √3 आ जाएगा, और 1 से दोनों बचेंगे तो इसको हम 2√3 लिख देंगे। इसके बाद देखिए अब जो 4 टर्म वाली कहानी है वो वापस आ गई। तो यहां पर एक काम मैं जल्दी कर देता हूं, जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो इसको हम सेकंड वाली टर्म को फोर्थ वाली टर्म से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में आएंगी और सेम नंबर है तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब फर्स्ट टर्म ऊपर रहेगी और सेकंड टर्म नीचे रहेगी। एक और बात, 2√3 और √3 ये लाइक टर्म है, तो हम इनका एडिशन भी कर देंगे। 2√3 में 1√3 ऐड होगा तो हमारे पास 3√3 मिलेगा। माइनस में 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए। नीचे आ जाइए, यहाँ भी देखिए 2√3 प्लस √3, तो इसको भी ऐड करके हम 3√3 बनाएंगे, और यहाँ जो 4 है वो प्लस का है तो यहाँ +4 लिख दीजिए। और ये दोनों टर्म हमारी पहले ही कैंसिल हो गई है तो इनको लिखने की जरूरत अब नहीं है।
एक और बार डिनोमिनेटर में फिर से रूट आ रहा है, तो जो लास्ट पार्ट में हमने करा था वही फिर हमें करना होगा और यहाँ हमें रैशनलाइज करना होगा। तो देखिए इस बार फिर a प्लस बी की फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिखता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बनेगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस वाली फॉर्मेशन है, इसलिए जो हमारा इंटू होगा वो माइनस वाले टर्म से होगा, मतलब 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, सेम नंबर से इंटू और सेम नंबर से डिवाइड। अब देखिए ऊपर क्या फॉर्म हुआ, तो यहां हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4, दो बार आ रहा है 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो हम इस पे स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे 5 इंटू 5 होता है तो हम 5 स्क्वायर कर सकते हैं और नीचे आइडेंटिटी बनाते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बनाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए क्या बनेगा, तो एक बार फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें a माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसकी भी आइडेंटिटी होती है। यहां फिर मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी से हम इसको ओपन कर देंगे, तो क्या बनेगा देखिए एक बार। a के प्लेस पर कौन है, तो यहाँ 3√3 है और b के प्लेस पर कौन है, तो हम बोलेंगे 4 है। तो इसको ओपन करिए, a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 3√3 इंटू 4। इस तरीके से हमें इसको ओपन करना होगा। नीचे आ जाइए, यहाँ डायरेक्ट स्क्वायरिंग होगी, 3 का स्क्वायर करिए 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 3, फिर बीच में माइनस 4 स्क्वायर करेंगे तो 16। अब इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3√3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 स्क्वायर होगा 9, √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दीजिए, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 और साथ में √3। इस सब के डिवाइड में लिखना होगा 9 इंटू 3 27 माइनस 16। अब ये नंबर्स एडिशन में है, तो ऐसा नहीं कि 16 से आपने 16 को कैंसिल कर दिया। जब तक यहाँ इनटू में टर्म्स नहीं होंगे तब तक कैंसिलेशन नहीं होगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 इंटू 3 27 प्लस 16 माइनस 24√3 और इसके डिवाइड में 27 में से 16 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 11। इन दोनों को ऐड करिए, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। ये हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि अब डिनोमिनेटर से रूट हट गया है तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमने जो अभी कंप्लीट करा, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था 4th पार्ट। अब इस क्वेश्चन का केवल एक पार्ट और बचा है जो है 5th पार्ट, तो चलिए उसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा 5th पार्ट। इसको भी मैं हर बार की तरह एक बार जल्दी से लिखता हूं और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इस पूरे के डिवाइड में हमें लिखना है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा, अब हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे। आइए समझते हैं, देखिए कैसे। तो सबसे पहले यहाँ 5 लिखेंगे, cos 60 की वैल्यू जो 1/2 होती है तो यहाँ 1/2 भी लिखेंगे और साथ में देखिए यहाँ स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर भी लिखना होगा। प्लस लगाइए, यहाँ लिखिए 4
सेक स्क्वायर 30 के लिए cos 30 दिमाग में लाइए, cos 30 √3/2 होता है, तो यहाँ 2/√3 लिख के और उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस tan 45 होता है 1, तो 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए। अब नीचे आते हैं, डिनोमिनेटर देखते हैं, sin 30 की वैल्यू 1/2, उसका भी स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू √3/2, और इस पे भी हम लगा देंगे स्क्वायर। इस तरीके से जो टेबल हमने सीखी थी उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली हैं। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 बनेगा, प्लस 4, अब 2/3 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर होगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में आइए, 1/2 का स्क्वायर करिए 1/4, और √3/2 का करेंगे तो 3/4। इस तरीके से एक बार हमने स्क्वायर ओपन करे, अब सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं और फिर देखेंगे क्या बनता है। तो ये हो जाएगा 5/4, फिर 4 × 4 भी कर दीजिए, तो 16/3, और माइनस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए ताकि एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। नीचे यहां हम एलसीएम ले सकते हैं, सेम नंबर है 4, तो 4 ले लीजिए, दोनों 1 टाइम कैंसिल होगा, ऊपर सेम नंबर 1 + 3 आ जाएगा। अब ऊपर का भी एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 4, 3 एंड 1, तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। 12 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी और 1 से भी। तो 4 से देखिए 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 × 5 करिए तो 15 बनेगा। 3 से 12 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 × 16 करेंगे तो 64 आएगा, और 1 से 12 टाइम्स डिवाइड होगा तो 12 × 1 कर दीजिए और 12 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आते हैं, तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4। डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो रहा है, इसको हम यही कैंसिल कर सकते हैं, 4 एंड 4 कैंसिल होके 1/1 बन जाएगा। ऊपर देखिए क्या बचा, 15 और 64 ऐड कर दीजिए, 9 और 7 -12 डिवाइडेड बाय 12। ये दोनों 1 बन गए हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा, हटा सकते हैं। 79 में से 12 माइनस कर दीजिए तो 667 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 5th पार्ट का। तो इस तरीके से ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं, इसको आप रिकैप कर लीजिएगा, और सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आप सीखें, वैल्यू प्लेस करना आपको आ ही गया होगा। टेबल बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेबल बना के आपको 3 वैल्यू याद करनी है, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर और देखते हैं उसमें हमें क्या करना है। ये आया सेकंड क्वेश्चन, और इसमें हमारे पास MCQs आएंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो बहुत ही सिंपल है, बेस्ड वही है कि जो हमने अभी टेबल बनाई है उसी पे बेस्ड है। जैसे ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, आइए देखते हैं इसको, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और जो भी ऑप्शन हमारा बनेगा वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले 2 लिखिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहां मैंने 1/√3 लिखा। नीचे चलते हैं, 1 + tan स्क्वायर 30, तो tan 30 तो लिखेंगे लेकिन उसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। अब ऊपर देखिए 2 × 1/√3 को 2/√3 लिख सकते हैं, 2 के अपॉन में 1 ले लीजिए, 2 × 1 2, 1 × √3 √3। डिनोमिनेटर में आ जाइए, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का 3, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक बार, फिर वापस आएंगे। तो देखिए 2/√3 तो रहेगा, नीचे इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम बनेगा 3, 1 से 3 टाइम्स, 3 से 3 1 टाइम, फिर एक बार सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2/√3 सेम रहेगा,
और ये जो है ऐड होके बन जाएगा 4/3। अब ये 4 टर्म आ गई हैं, इसको फ्लिप करते हैं, 2/√3 लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाली टर्म को फ्लिप कर देंगे तो ये 3/4 बन जाएगा। अब कटिंग देख लीजिए एक बार, 2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम्स, और ये वाला जो 3 है यहां बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो 3 है इसको हम √3 और √3 में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। नीचे हमारे पास √3 इंटू 2 बचा है, 2 से इसको कट कर दिया तो ये तो 1 टाइम हो गया, ये वाला 2 बचा है। ऐसा करने से एक बार ये √3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल बचेगा वो होगा √3/2। तो ये हमने पूरा सिंप्लीफाई करा और √3/2 हमें आंसर मिला। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो देखिए यहां तो कोई ऑप्शन में √3/2 नहीं है, लेकिन यहां जो वैल्यू लिखी है, जो रेशो लिखे हैं, उनमें से कोई ना कोई एक √3/2 होना चाहिए। तो sin 60 इसकी वैल्यू ही √3/2 होती है, इसलिए हमने पहले वाले को ही टिक कर दिया। बाकी भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। cos 60 1/2 होता है तो ये नहीं होगा। फिर tan 60 √3 होता है तो ये भी नहीं होगा, और sin 30 जो है वो 1/2 होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? sin 60। इसकी वैल्यू जो हमने सॉल्व करी थी वो आई है √3/2 और सही आंसर होगा sin 60। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हमें आंसर देना होगा, तभी हमें ये क्लियर भी रहेगा और हमारा रॉन्ग भी नहीं होगा। चलिए तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए ये तो और भी आसान है, क्यों है वो बताते हैं। देखिए सॉल्व करके सॉल्यूशन लिखते हैं और एक बार एक्सप्रेशन लिख लीजिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। चलिए वैल्यू प्लेस करिए, तो यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और नीचे भी 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही बन जाएगा, और नीचे 1 प्लस 1। ये तो जल्दी से सॉल्व हो गया। 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये स्टार्टिंग में हमने सीखा था 0/2 अगर हम लिखेंगे तो आंसर क्या होगा? 0। तो 0 ऑप्शन है क्या हमारे पास? देखिए डी ऑप्शन है 0, तो यहां हम टिक कर देंगे कि 0 वाला सही है। बाकी 10 90 नॉट डिफाइंड होता है, 1 हमारा आंसर है नहीं, और sin 45 होता है 1/√2। तो हमने ऑप्शन भी क्रॉस चेक कर लिए हैं और सही ऑप्शन हमारा क्या है? डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। एक और नया क्वेश्चन, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। अब देखिए ये वाला कैसे होगा? तो इसमें तो हमें ये बताना है कि ये कब ट्रू होगा, मतलब ए जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी इनमें से जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आंसर करेगा। तो इसे तो हमें ऑप्शन से ही ट्राई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में लेता हूं, ए की वैल्यू हम 0 बना के देखते हैं और क्रॉस चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास sin 2a लिखा है, इसका मतलब साइन, और जो एंगल है वो 2a है, तो हम यहाँ 2 इंटू ए की वैल्यू 0 लिखते हैं, और 2 इंटू 0 क्या? साइन 0 ही बनेगा, और साइन 0 की वैल्यू अभी हमने टेबल में सीखी है और वो होती है 0। इसी तरीके से राइट हैंड साइड देख लीजिए, तो साइन 2a में यहां तो लिख लिया, यहाँ 2 sin a लिखना है, 2 sin a, तो 2 लिखेंगे, sin a की वैल्यू 0। अब देखिए यहां भी sin 0 आया, तो 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, और 2 इंटू 0 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 0। और देखिए फर्स्ट पार्ट में ही, फर्स्ट ऑप्शन में ही दोनों सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो मैथ्स कभी गलत तो होती नहीं है, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट होना चाहिए। और बाकी के जो 3 पार्ट है वो मैं अब आपके लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ। बी, सी और डी आप ट्राई करके देखें और देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं सेम तो नहीं आ रहा है। वैसे ही अगर एमसीक्यू है तो फिर इसमें
एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, इसलिए मैं ए ऑप्शन के साथ इसको आगे बढ़ाता हूं। लेकिन आप जरूर इसको क्रॉस चेक कर लें और देख लें कि 30, 45 और 60 पे आंसर सेम आता है या नहीं आता है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं फोर्थ पार्ट। एक और एक्सप्रेशन हमें गिवन है 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फिर से जो टेबल है उसी में बेस क्वेश्चन हमारे सामने आते जा रहे हैं, हम वैल्यू प्लेस करके इनको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास, नंबर देखते हैं। सॉल्यूशन 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। देखिए 2 लिखेंगे, 10 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 1 माइनस और 10 30 की वैल्यू फिर से 1/√3 और उसका क्या होगा स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू लिखा, और ये जैसा हमने अभी फर्स्ट पार्ट करा था कुछ कुछ वैसा ही है। तो इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आएगा। 2 इंटू 1 कर दीजिए, 2/√3 आ जाएगा, डिवाइड में 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 डिवाइडेड बाय √3 का करेंगे तो 3। अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 1 के अपॉन में यहाँ 1 ले लेते हैं तो एलसीएम होगा 3। 1 से 3 टाइम्स माइनस 1, तो क्या बनेगा देखिए 2/√3, और यहाँ 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, और डिवाइड में आएगा 2/3। यहाँ बहुत ध्यान से करिएगा, 2/√3 और 2/3। तो अब इसको फ्लिप कर देते हैं, 2/√3 लिखा रहने दीजिए, इसको 3/2 बना सकते हैं, फिर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने 3 को ब्रेक करा था, हम इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, फिर √3 से डिवाइड भी है तो एक कैंसिल हो जाएगा, और वापस हमारे पास √3 आ जाएगा जो हमारा आंसर होगा। अब ऑप्शन में हम √3 ढूंढेंगे, कौन सी वैल्यू है जो √3 के इक्वल होती है। तो देखिए cos 60 में √3 नहीं आता, sin 60 भी नहीं होता, sin 30 भी नहीं होता, तो सही ऑप्शन हमारा tan 60 होगा। tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी। और अब ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि अब हमारा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास देखिए tan a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, और वो गिवन है √3। तो यहाँ हम लिख लेते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, और एक हमारे पास गिवन है tan a माइनस बी, और इसकी वैल्यू भी गिवन है 1/√3, और हमें a और b एंगल जो है वो फाइंड करके देने हैं। a और b का जो एडिशन है वो 90 से लेस रहेगा, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल्स होंगे, मतलब जो हमने पढ़े हैं 0 30 45 60 है ना, वहीं से आंसर आने वाला है, और इसको सिंप्लीफाई करके a और b बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ tan a प्लस भी लिखा है, तो जो √3 है ये भी 10 की वैल्यू होती होगी, और जब आप इसको टेबल में देखेंगे तो आपको मिलेगा √3 जो है वो tan 60 का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ √3 हटा के tan 60 लिख सकते हैं, और ऐसे ही अगर एक बार फिर से आप 10 की वैल्यू देखें तो उसमें आपको 1/√3 भी दिखेगा, जो आपको मिलेगा 30 डिग्री पर। तो हम इसको बोलेंगे ये tan 30 की वैल्यू है। तो यहाँ से मैंने नंबर हटा के रेशो लिख लिया, tan 60 और 1/√3 हटा के tan 30। अब हम कंपेयर करेंगे, देखिए tan a प्लस बी की वैल्यू tan 60 के इक्वल है, तो बाय कंपैरिजन हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ 60 है तो ये a प्लस बी भी 60 होना चाहिए, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 लिखेंगे, और इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। ऐसे ही सेकंड वाले में देखिए, यहाँ a माइनस बी है और यहाँ tan 30 है, तो यहाँ से हम a माइनस बी की वैल्यू 30 बोल सकते हैं। और अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन बन गया है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30।
तो इसको थर्ड चैप्टर में इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं। एक तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं और दूसरा हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो जो सिंपल होता है, जो ज्यादा प्रीफर हम करते हैं, वो है एलिमिनेशन मेथड। वो यूज करके हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। देन सेकेंड वाली a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a करेंगे तो 2a बनेगा, और यहां से 60 और 30 ऐड होगा तो 90 बन जाएगा। अब यहां से a का वैल्यू देखिए, 90 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से जो a का वैल्यू है वो 45 डिग्री बन जाएगा। अब हमें b फाइंड करना है, तो कोई भी एक इक्वेशन में a का वैल्यू प्लेस कर देते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी, तो हम बोल सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी जो था वो 60 था, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हम यहाँ 45 लिखेंगे, प्लस b इज इक्वल्स टू 60, और शिफ्टिंग कर देंगे, 45 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 60 में से माइनस हो जाएगा, और नेट हमें माइनस करने पर क्या मिलेगा, 60 माइनस 45 विच इज इक्वल्स टू 15। सो b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ठीक से हमें कंपेयर करना है, उसके बाद इक्वेशंस फॉर्म करनी है और उनको एलिमिनेट कर देना है। तो ये पूरा टेन थीटा पर बेस्ड था। ऐसा ही हो सकता है साइन थीटा पर हो, कॉस थीटा पर हो, तो किसी भी रेशो में हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, और आपको कंपेयर करके सॉल्व करना आना चाहिए। तो a का वैल्यू होगा 45 और b का वैल्यू होगा 15। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स हैं, जस्टिफाई भी करना है। तो जैसे लास्ट टाइम भी हमने करा था, मैं आपको सारे ट्रू फॉल्स बता दूंगा, जस्टिफिकेशन आप अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे, कोशिश करेंगे, और इनको हम एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें लिखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। तो जल्दबाजी में इसको लोग ट्रू कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। देखिए, जो एक्सप्रेशन लिखा है फर्स्ट पार्ट का, उसमें लिखा है साइन a प्लस बी जो होता है वो साइन a प्लस साइन बी के इक्वल होता है। तो देखिए, मैं इसको काउंटर करूंगा और एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम इसको काउंटर कर सकते हैं। यहां पर a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हम ले लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा साइन a प्लस बी, मतलब साइन 30 प्लस 60, और ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू हमने टेबल में सीखा है, वो होती है 1। अब देखिए राइट हैंड साइड, तो यहां दो अलग अलग वैल्यू हैं। पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये एक सिंगल वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू निकलने के बाद सम होगा। तो यहां हम लिखेंगे साइन 30 और प्लस साइन 60, और इन दोनों की सेपरेट वैल्यूज देखिए, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, एलसीएम भी लेंगे तो 2 आएगा, और ये बनेगा 1 प्लस √3। क्या ये 1 के इक्वल आया? तो देखिए बिल्कुल नहीं आया, तो 1 में एडिशन हो रहा है, यहाँ केवल 1 आ रहा है, यहाँ 1 प्लस √3/2 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ऐसा हमें कभी भी बिल्कुल नहीं करना है। साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी दिखे तो ये दोनों अलग अलग आंसर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड अलग आंसर दे रहा है और राइट हैंड साइड अलग आंसर दे रहा है। यहाँ वैल्यूज लिखने के बाद एडिशन होगा, और यहाँ पहले जो थीटा है उसका एडिशन होगा, फिर वैल्यू निकलेगी। तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं और इसका आंसर सेम आने वाला नहीं है। हमने काउंटर एग्जाम्पल इसका देख लिया, यही आप जस्टिफिकेशन में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है वो सिंप्लीफाई हो गया, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो हमारा फॉल्स आया। अब देखते हैं सेकेंड और थर्ड। सेकेंड में लिखा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस,
और थर्ड भी कुछ सेम ही है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या बढ़ती जाती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, और कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या इंक्रीज होती है। तो इसको हम टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए मैं एक बार आपको इसको टेबल की हेल्प से बता देता हूं। देखिए ये जो टेबल है इसमें हम दोनों अभी ऑब्जर्वेशन देखेंगे, साइन का भी और कॉस का भी। जैसे थीटा बढ़ाएंगे 0 से 90 पे जाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1/2 मतलब बढ़ी, 0 से बढ़ के 1/2 हुई, 1/√2 भी 1/2 से बड़ा होता है, फिर 1/√2 से बड़ा √3/2 होगा, और उससे बड़ा फिर होगा 1। तो हम 0 से जा रहे हैं कहां पर, 1 पर। तो हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले 0 था और लास्ट में हमें क्या मिला है, 1, बीच में वैल्यू बढ़ी है। अगर हम cos A को ध्यान से देखें तो यहां 1 से स्टार्ट हो रहा है, और जैसे थीटा हम 90 पे पहुंचेंगे तो वैल्यू क्या बन रही है, 0। इसका मतलब ये वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। पहले 1 था और 90 पे हमें क्या मिला, 0 मिला। तो ये वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, ये वैल्यू डिक्रीज हुई। तो साइन थीटा के लिए तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन कॉस थीटा के लिए स्टेटमेंट सही नहीं है। कॉस थीटा डिक्रीज करेगा और साइन थीटा इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हमारे दो पार्ट यहां पर क्लियर हो गए हैं। एक तो हमने सेकेंड पार्ट, साइन ए इंक्रीज करेगा और कॉस ए जो है डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वापस चलते हैं जो हम कर रहे थे। तो अब देखिए सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, लेकिन जो थर्ड पार्ट कॉस थीटा वाला था वो फॉल्स हो जाएगा, और दोनों हमने अभी टेबल की हेल्प से समझे। अब चलते हैं हम फोर्थ और फिफ्थ पर। फोर्थ में लिखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या लगता है आपको, अभी आपने टेबल सीखा है, क्या साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं? इसको भी आप आराम से काउंटर कर सकते हैं। देखिए जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो देखिए एक तो कोई ये बोलेगा कि थीटा हमने 45 ले लिया और उस पे साइन 45 और कॉस 45 दोनों ने सेम आंसर करा, आंसर आया 1/√2। ये बात तो सही है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा क्या? तो मैंने थीटा चेंज कर दिया। थीटा अगर हम 30 डिग्री लेके देखें तो हमें क्या मिलेगा, साइन 30 जो होता है 1/2 और कॉस 30 जो होता है √3/2। क्या ये दोनों सेम है? तो 1/2 और √3/2 ये तो सेम नहीं है। तो केवल 45 डिग्री ही वो थीटा है जिसपे आंसर हमें सेम मिलेगा। बाकी कोई भी थीटा हम लेंगे 0, 30, 60, 90, तो उस पर हमें साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा मिलने वाला नहीं है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर जस्टिफिकेशन आपको बता ही दिया है, तो यहां हम आंसर करेंगे फॉल्स। एक लास्ट बचा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। ये तो और भी सिंपल है, केवल टेबल पे बेस्ड है। कॉट 0 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, क्या कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है? तो देखिए tan 0 अगर आपको याद है तो आप आंसर कर सकते हैं। tan 0 0 होता है और कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट 0 जो होगा वो 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो इसको आप टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से सारे ट्रू फॉल्स हमारे हो गए हैं। फर्स्ट वाला फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फॉल्स और ट्रू। और हमने सभी का जस्टिफिकेशन भी करा, समझाया भी आपको, और उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में अब आ गया होगा। यहाँ पर हमारी 8.2 एक्सरसाइज अब पूरी हो गई है। अब हम जो करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, उसमें हम 8.3 एक्सरसाइज करेंगे। और अब वो जो इस चैप्टर के सबसे टफ क्वेश्चन जो माने जाते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो उस एक्सरसाइज में आएंगे। तो उसके पहले आप यहाँ तक का पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, 8.1 और 8.2। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर आपको 8.3 भी इजी हो जाएगा। और अभी तक आपको क्या क्या सीखना है, तो एक तो आपको रेशोज अब लर्न हो गए होंगे, और दूसरा इस वाली जो एक्सरसाइज में पूरी बेस्ड है टेबल पर। तो जो भी वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60 और 90, ये टेबल आपको अच्छे से लर्न कर लेना है।
और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे 8.3 एक्सरसाइज।